जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह जो सवाल है साथियों, ऐसा एक सवाल हर साल आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, आप ऐसा प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि दिवस से आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको क्लियर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाने का संभावना है। जैसे में 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं। जैसे में 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं साथियों। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है साथियों? खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यहीं पर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये जो सवाल है साथियों, आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका सवाल है। तो मैं कहूंगा कि आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे जीके को कवर करेंगे, ऐसे टॉप लेवल के जीके को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में इस बार हुबहू देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि भारत में विश्व का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है? मतलब भारत में विश्व का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा आपका हो जाता है? सांस्कृतिक के हिसाब से, यानी पूजा पाठ ये सब के हिसाब से भारत का राजधानी कौन सा हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा, उससे पहले जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है साथियों? मुंबई को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आपका क्या कर रहा है कि भारत में विश्व का सांस्कृतिक राजधानी, यानी कला, नाटक, साहित्य, ये सबसे संबंधित कौन सा राजधानी है? तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता में बहुत ही पूजा पाठ है, जो बौद्ध धर्म है, ये सब वहां पर अपनाया जाता है, माना जाता है, इसलिए उसको सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता में था। भारत की राजधानी पहले कहाँ था साथियों? कोलकाता था। लेकिन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर कहां कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो याद रखिएगा, यह आपका 1911 ईस्वी में बना था। भारत का राजधानी दिल्ली कब बना था साथियों? 1911 ईस्वी में बना था। यह सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मैंने यहाँ पर आपको 2-3 प्रश्न को क्लियर किया, 2-3 प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा हो जाएगा साथियों? कोलकाता हो जाएगा। ये आपका एक मैंने क्लियर किया। उसके बाद कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बनी थी। ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, आज के इस क्लास को आप पूरा देखिए, ताकि सारा प्रश्न आपको कवर हो जाए और आपके एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए। आज के इस प्रश्न का टारगेट रहने वाला है साथियों 50 प्रश्न, इसमें जीके का कवर करेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा टारगेट रहना है 50 में से कम 35 प्लस का टारगेट रहने वाला है। अगर जो बच्चे 35 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं, यकीनन मानिए कि उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि 50 में से 35 प्रश्न आपका सही हो जाए। अगला नंबर सवाल है साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मैं आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, तो कहीं में इसका नाम इंग्लिश में दिया रहता है। जैसे में पूछेगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो काफी बच्चे यहाँ पर गड़बड़
गड़बड़ कर देते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहे या नेशनल पार्क कहे, दोनों यहाँ पर क्या है बाबू, सेम बात है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो याद रखिएगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दे साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ये आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था साथियों, तो वह आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। वह आपका कौन सा था साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का राष्ट्रीय उद्यान था, पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह कहाँ में स्थित है, उत्तराखंड में है। यहाँ पर बात करा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है साथियों, तो यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा साथियों, कर्नाटक में हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में हो जाएगा, तो दुधवा वाला तो आपका असम में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वाला ये आपका हो जाएगा, क्या इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में आपका याद आ रहा था लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ टाइप के, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में रणथंभौर पूछ दे, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो रणथंभौर आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट्स वाले साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं लोक नृत्य से भी और संगीत से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल क्या कर रहा है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। लोक संगीत कहने का मतलब है वहां का राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा। ये आपका कहाँ का हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र का हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर यहीं पर पूछा, यहीं पर लोक संगीत की जगह लोक नृत्य पूछ दे, जैसे में गुजरात का लोक नृत्य क्या है साथियों, तो याद रखिएगा गरबा और डांडिया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, ये आपका गुजरात का हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे इंपोर्टेंट सवाल है, जैसे में केरल का भी याद कर लीजिएगा। केरल वाला आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो यह आपका केरल का स्थित है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, केरल का। याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों कि केरल की नाव, केरल की नाव दौड़, जो केरल की नाव दौड़ है वह किस त्योहार की विशेषता होती है, मतलब वहां पर नावों से दौड़ करवाया जाता है, वह किस पर्व का, किस त्योहार का विशेषता है, तो याद रखिएगा साथियों यह आपका ओणम का हो जाएगा। यह किसका मतलब त्योहार का विशेषता है, ओणम। ओणम जब त्योहार मनाया जाता है तो उसमें नाव से दौड़ करवाया जाता है। यहाँ से दो प्रश्न आपका क्लियर हुआ साथियों। सबसे पहले तो ओणम किस राज्य का त्योहार है, तो ये आपका केरल का हो जाएगा, ये आपका क्लियर हुआ। अ, ओणम किस राज्य का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, पोंगल भी आपका लगभग में केरल का ही हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है साथियों। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों, वंदे मातरम है। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों, वंदे मातरम है। उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा उसके रचयिता आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उसी के बात करेगा कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, जन गण मन हो जाएगा। इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों को यहाँ पर हम कवर कर दिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्या मैंने बताया, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपका नई दिल्ली पर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसको जैसे में यहाँ पर समझिएगा मेरे बात को, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन को कभी कभी
शॉर्ट रूप में IARI भी दे देता है। इसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन को शॉर्ट रूप में IARI बोला जाता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल आपका दिवस से है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस मतलब योगा दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों कि 5 जून वाला जो आपका है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है साथियों। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करा है। 21 जून को आपका योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बात करेंगे 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है साथियों कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में संविधान से हो सकता है इस बार 3 से 4 प्रश्न ले साथियों, ठीक है, क्योंकि संविधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ताकि आपको पता चल गया होगा कि हम क्लास आपको कैसे करवाते हैं। ऐसा क्लास करवाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। और इस पर डेली आपको SSC GD का क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो डेली अगर आप क्लास करना चाहते हैं, डेली रिविजन करना चाहते हैं, एक शीट पक्की करना चाहते हैं, तो यह जो चैनल है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे कि ना सर का क्लास अच्छा लग रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो एक बार चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SSC GD का जो भी रिवीजन करवाते हैं साथियों वो कर लीजिए। ज्यादा नहीं आपका पास समय है, जब एग्जाम होगा एग्जाम तक आपका हम क्लास करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में आपको पता होगा साथियों, अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया है, अभी आया है। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया है, तो उसका भी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं डाले हैं तो आप फॉर्म को डाल दीजिए साथियों, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक अगर आपका SSC GD में सिलेक्शन ना हो, तो एक पीछे कोई भी आउटपुट रहना चाहिए ना बैकअप के लिए। बैकअप के लिए आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बच्चे ने पूछा था कॉल करके कि सर रेलवे ग्रुप डी और SSC GD का फॉर्म दोनों डाल देंगे तो कोई कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा कैंसिल, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए, दोनों फॉर्म आप डाल सकते हो, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है, ठीक है। एक बैकअप के लिए रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण बस उसमें सिलेक्शन ना हो SSC GD में, तो रेलवे ग्रुप डी रहेगा ना बैकअप के लिए, तो ठीक है। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या बताया साथियों कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस की बात करेंगे तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर का मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 26 नवंबर को मनाया जाता है। पूछेगा क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लागू नहीं किया गया था, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे साथियों कि भारत के संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों, ठीक है ना। भारत के संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और पूछेगा कि भारत के संविधान को कब स्वीकारा गया, यानी कब उसको एक तरफ से पूरे देश में कब लागू किया गया, ये बताइए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। वेद वेद जो आपका है साथियों, ये टोटल 4 होते हैं, जो कि आपका 4 यहाँ पर दिया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। वेद टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद होता है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
अगला नंबर सवाल है साथियों धनुर्वेद। धनुर्वेद जो जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है? और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका संबंध किससे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है साथियों वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, याद रखिएगा जो धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे? तो युद्ध कौशल से। युद्ध को मतलब सिखाना, इसका एक क्या बोलते हैं, संबंध है। यजुर्वेद का एक उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब उसमें धनु मतलब धनुष आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना। पहले मतलब एक शास्त्र कला बनाया गया था कि इसमें आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग आंसर से मतलब रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो याद रखिएगा वह हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य प्रशासन, जो भी मौर्य शासन के मौर्य काल जो भी रहा, उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका क्या हो जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? और अभी हम सवाल आपको ऊपर यही वाला करवा रहे थे और यहाँ पर आ भी गया सवाल। तो याद रखिएगा साथियों, मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था साथियों? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना उसका अंतिम समय बचा था तो वह किस धर्म को अपनाया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उन्होंने किस धर्म को अपनाया था साथियों? जैन धर्म को अपनाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का टारगेट हमने कितना सेट किया था साथियों? 35 प्लस हमने टारगेट सेट किया था, ठीक है। तो आप लोग जवाब देते जाइएगा, हमने कितना का टारगेट सेट किया है? 35 प्लस से प्रश्नों का टारगेट सेट किया है। तो आप 50 में से कितना प्रश्न सही करते हैं और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? जो भी भारत का भौगोलिक मतलब है पूरा उस पर दिखाना रहता है नक्शा पर कि कहाँ पर क्या चीज है, तो उसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा यह भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। या भारतीय जो सर्वेक्षण करने वाला रहता है उसके द्वारा यह तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा सवाल आपका क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित किसने किया था? यानी भारत और पाकिस्तान को एक सीमा अलग करता है, एक रेखा अलग करता है। मान लीजिए इस साइड भारत, इस साइड पाकिस्तान, तो ये बीच वाला सीमा को किसने निर्धारित किया था? तो याद रखिएगा सर सिरिल रेड क्लिफ, उसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। यहाँ से एक और सवाल बनता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? तो जो रेड क्लिफ था ना, उसी का नाम यहाँ पर दे दिया गया था कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है साथियों? तो सर सिर्फ रेड क्लिफ है, मतलब सॉरी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब किसने किया था? तो ये वाला व्यक्ति का नाम हो जाएगा। और कौन सा रेखा द्वारा होता है? तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कब किया गया था? तो 1947 में यह रेखा तय किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारा ब्रह्मांड जो है साथियों वह कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा यह 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कितना वर्ष पुराना है साथियों? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। लगभग में 13.7 वर्ष बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता है साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? जुपिटर बोलते हैं। याद रखिएगा जुपिटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका मरकरी हो जाता है, जिसको हम लोग बुध बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। उसके बाद लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, वो हम लोग मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों, मंगल को कहते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूरोपवासी किस ग्रह का पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। तो सुंदरता का देवी किस ग्रह को कहा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा शुक्र को सुंदरता का देवी कहा जाता है, ठीक है ना। सुंदरता का देवी किसे कहा जाता है साथियों, तो शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि साउथ पोल यानी दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। उससे पहले बता दें कि सबसे पहले दक्षिणी पोल पर जाने वाला व्यक्ति 1911 ईस्वी में गया था। कब गया था साथियों, 1911 ईस्वी में गया था। और वह कौन गया था, रोल्ड एंड एमंड सेन ने गया था। ये देखिए बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोल्ड एमंड सेन ने गया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में वह दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, यह भी याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सवाल आपका क्या कह रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यानी मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मतलब सबसे पहले मंगल पर जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था साथियों, तो याद रखिएगा वो हमारा भारत देश ही था, जो कि आपका 2014 ईस्वी में सबसे पहले मंगल पर गया था। 2014 ईस्वी में सबसे पहले मंगल पर गया था। और यह किसके द्वारा गया था, तो इसरो द्वारा गया था। यह किसके द्वारा, इसरो द्वारा जो गया था, उस मिशन का नाम था मंगलयान मिशन। उस मिशन का क्या नाम था साथियों, मंगलयान मिशन था, और 2014 ईस्वी में गया था, याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 22 नंबर आपका सवाल है कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है। ब्राजील में बड़े कॉफी उत्पादन बागानों को क्या कहा जाता है साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में बड़े कृषि फर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, फेजेंडा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और अपना टारगेट नहीं भूलना है। कम से कम 50 में से आपको कितना सही करना है, 35 प्लस प्रश्नों को सही करना है, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। आप यहाँ तक क्लास देखे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी क्लास होगा, जो भी पीडीएफ रहेगा साथियों, सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मेरा यहाँ पर एक स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या करना है साथियों, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, मेरे तरफ से आपके पास क्या जाएगा, एक लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। 23 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल कर रहा है, इनमें से कौन सा एक मिनट, इनमें से कौन सा एक बगानी फसल है। इनमें से कौन सा एक बगान फसल है, बगान में होता है। चावल कभी बगान में नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, मक्का नहीं होता, चाय आपका बगानी फसल है। चाय आपका क्या है साथियों, एक बगानी फसल है, याद रखिएगा, चाय आपका क्या है, बगानी फसल है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में किया जाता है, तो ये आपका ईरान में किया जाता है। कहां में किया जाता है साथियों, ईरान में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। भारतीय संविधान ने देश को शासन प्रणाली को चलाने के लिए किस शासन प्रणाली को अपनाया है, तो याद रखिएगा, यह संसद यानी पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। किसको अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों कि संसद के कितने सदन होते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। संसद के आपके दो सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं साथियों, दो सदन होते हैं। पहला की बात करेंगे तो पहला आपका लोकसभा होता है, पहला आपका क्या होता है साथियों, लोकसभा होता है, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा होता है। संसद के दो सदन होते हैं साथियों, पहला लोकसभा और दूसरा क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है। मतलब संसद के किस सदन को, मतलब सदन तो आपको बताएं दो गो होता है, या तो लोकसभा होगा या तो राज्यसभा होगा। तो प्रतिनिधित्व सभा किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है, जो कि सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि संसद का सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। संसद का सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह लोगों के द्वारा यहाँ पर चुना जाता है, इसलिए इसे सबसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मैंने आपको अभी ऊपर क्लियर किया कि सदन आपका दो होता है, एक लोकसभा, एक क्या होता है, राज्यसभा होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन का पहल कैसे किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो संसद के किसी एक सदन में पहल किया जा सकता है, संसद के किसी एक सदन में संशोधन की पहल किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आप संसद के किसी एक सदन में जाकर इसके बारे में चर्चा बात बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया। ये संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह प्रथम संविधान का जो संशोधन किया गया था वह 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था साथियों, 1951 ईस्वी में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला नंबर सवाल है क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका डबल ऐड हो गया है। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है। यानी जो टैक्स टैक्स के कटौती के बाद जो आपके पास पैसा बचेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। जो आपके पास पैसा बचा उसको प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था साथियों, तो याद रखिएगा वह आपका फ्रांस था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था साथियों, वह आपका फ्रांस था। फ्रांस में कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस देश में। अगर भारत में बात करेगा कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो 2017 ईस्वी में भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। आप समझ सकते हैं कितना पीछे हमारा भारत देश है। ठीक है ना, और जीएसटी का पूरा नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा साथियों, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है साथियों, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है साथियों, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चिल्लाया समिति का संबंध किससे है। चिल्लाया समिति का संबंध किससे है साथियों, तो यह टैक्स को सुधार करना यानी कर को सुधार करना चिल्लाया समिति का संबंध है। अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है साथियों, तो याद रखिएगा यह आपका पुणे में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है साथियों, पुणे में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में किया था। 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या करा साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था, तो ओपन हेमर ने किया था। किसने किया था, ओपन हेमर ने किया था। पूरा नाम की बात करें तो रॉबर्ट जेम्स से ओपन हेमर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसे फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। फादर ऑफ एटॉमिक बम यानी एट क्या उसको बोलते हैं, एटम बम का पिता किसे कहा जाता है, तो ओपन हेमर को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक जो एरर होती है उसको क्या कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एक एरर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो उससे हम लोग बग कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बग कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एक एरर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बग कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों कि
एम एस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका उदाहरण कौन सा, उसका उदाहरण कौन सा है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइएगा आप लोग। एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज, एक सी भाषा है, सी भाषा आपका है, उसको किसने डेवलप किया था, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, तो याद रखिएगा साथियों, यह डेनिस रिची ने किया था। डेनिस रिची आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। और कब किया था, तो 1972 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, डेनिस रिची ने सी भाषा को डेवलप किया था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, मतलब हाई कोर्ट की सबसे पहली मुस्लिम महिला जज कौन थी, ये आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसका नाम था फातिमा बीबी, उसका नाम क्या था साथियों, फातिमा बीबी थी, जो कि 1989 ईस्वी में बनी थी। 1989 ईस्वी में फातिमा बीबी बनी थी, 1989 ईस्वी में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से मुस्लिम है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है, मतलब एक वकील को दूसरे वकील मतलब दूसरे जगह भेजने का अधिकार किसके पास होता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी साथियों, तो याद रखिएगा, वह आपका लीला सेठ थी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी साथियों, लीला सेठ थी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में संविधान का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका इंग्लैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, 47 नंबर आपका सवाल है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है साथियों, तो याद रखिएगा, यह आपका अमेरिका में स्वीकारा गया है, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो भारतीय नागरिकता है वह किस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो बैंक में धन को जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि वह नुगत प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण करके सम्मिलित होना, लेकिन बैंक में धन जमा करके नहीं हो सकता है। आप भारत का नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आज का आखिरी सवाल है कि भारत में नागरिकता का निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है, अगर नागरिकता लेना है तो इसमें से कौन सा सही है बाबू, संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता बिल्कुल सही है, संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग अपना टारगेट बताइएगा, 50 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया, ये जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे 35 प्लस प्रश्नों को सही किए हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा फटाफट, एवं जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी का तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।